हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। चलिए जी, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टडी प्लान फॉर सीए फाइनल नवंबर 2020 एग्जाम्स। आज के दिन मुझे ये वीडियो बनाना बहुत एसेंशियल लगा, बहुत इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि कल से हमारे जो सीए फाइनल के नवंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए 89 डेज रह जाएंगे। अब बात यह आती है कि सर लास्ट 3 मंथ्स, इफेक्टिवली बोला जाए कि लास्ट 3 मंथ्स में हम अपनी सीए फाइनल की पढ़ाई किस तरीके से करें कि हम अपने एग्जाम्स को क्लियर कर ले और इवन रैंक भी लेके आए। ठीक है, उसके बारे में कुछ गाइडेंस मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। एक स्टडी प्लान मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, वो स्टडी प्लान मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ये वही स्टडी प्लान है जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो किया था और जिसकी वजह से मैं अपने एग्जाम्स को क्लियर कर पाया था। मुझे लगता है कि ये स्टडी प्लान को आप फॉलो करेंगे तो गारंटीड आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन फॉलो करोगे स्ट्रिक्टली, प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं कि बातें सुन ली, हाँ हम फॉलो करेंगे, लेकिन बीच में उस प्लान को तोड़ रहे हो। नहीं जी, प्लान तभी फॉलो करना, प्लान तभी यूज करना जब आप डिटर्मिन्ड हो कि मैं ये प्लान को फॉलो करूंगा। ठीक है, अब देखो कई सारे हम प्लान्स बनाते हैं, प्लान टूटते हैं, लेकिन साहब उसका कोई फायदा नहीं है। प्लान वो बनाओ जो एग्जीक्यूट हो पाए, जो इजीली एग्जीक्यूटेबल हो। ठीक है सर, कई बार क्या होता है कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि हम प्लान को फॉलो नहीं कर पाते, वो चीज भी मैंने आपके साथ यहां पर कंसिडर करके चली है। ठीक है जी, लेकिन साहब लास्ट 3 महीने, अब पूरे इफेक्टिवली 3 महीने रह गए हैं। 3 महीने में आपको जी जान एक करनी पड़ेगी, अपनी कमर कसनी पड़ेगी, दिन रात एक करने पड़ेंगे सीए फाइनल को नवंबर में निकालने के लिए। अब ये छोड़ दो कि साहब नवंबर में एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, वो बात की बात है, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सर नवंबर में, पहली नवंबर से, 1 नवंबर से इंस्टीट्यूट ने डेटशीट निकाली है, तो 1 नवंबर से ही हमारा एग्जाम है। अभी मैं ये सब चीज़ें छोड़ चुका हूँ कि होंगे नहीं होंगे, क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, फोकस ऑन योर पढ़ाई, कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। ठीक है जी, आइए जी डिस्कस करते हैं। अच्छा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और अगर ये समझ में आती है, ये प्लानिंग समझ में आती है, ये अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इसको साथ साथ लाइक भी करते रहिएगा, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँ। ज़्यादातर देखो, आपने मेरे चैनल पे देखा होगा, मैं सीए इंटरमीडिएट के लिए या सीए फाउंडेशन के लिए कंटेंट डालता हूँ, लेकिन मेरे साथ कई सारे बच्चे सीए फाइनल वाले भी कनेक्टेड हैं, और वो जनरली बोलते रहते हैं कि सर आप सीए फाइनल के लिए कंटेंट क्यों नहीं निकाल रहे। देखिए, सीए फाइनल ना मैं पहले पढ़ाता था, लेकिन अब मैंने कुछ टाइम से सीए फाइनल पढ़ाना छोड़ दिया। मैं इंटरमीडिएट में या फाउंडेशन लेवल पे ज़्यादा चला गया और मेरे को फाइनल लेवल पे आने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन मेरी पूरी प्लानिंग है और मैं अपने प्लान में ऐड कर चुका हूं कि मैं अगले साल से सीए फाइनल के भी 2 पेपर पढ़ाने वाला हूं। पेपर नंबर 1 एफआर एंड पेपर ऑडिट। एफआर और ऑडिट का पेपर मैं सीए फाइनल लेवल पे नेक्स्ट ईयर से शुरू करूंगा। उसी की तैयारी मैं आज से शुरू कर रहा हूं। मैं अपने बच्चों के साथ और कनेक्टेड होना चाह रहा हूं कि सो दैट बच्चा सीए फाइनल का भी मेरे चैनल पर जुड़ जाए। ठीक है जी, चलो अब प्लानिंग डिस्कस करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। आओ, सो लास्ट 3 मंथ्स रिवीजन प्लान फॉर सीए फाइनल नवंबर 2020 एग्जाम्स। कि नवंबर 2020 एग्जाम्स को फोकस किया जाए तो लास्ट 3 महीने में, जो कि आपके पास अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन 3 महीने में हम अपनी पढ़ाई किस तरीके से कर सकते हैं, हम अपनी रिवीजन किस तरीके से कर सकते हैं। देखो, मैंने वर्ड ऐड किया है यहाँ पर रिवीजन। मैं यहाँ पर स्टडी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ रिवीजन की बात। रिवीजन करना और एक पहली बार पढ़ाई करना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पहली बार में हमें सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं होती है, तब हमारे पढ़ने का तरीका कुछ अलग रहता है। लेकिन रिवीजन में हम एक बार सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं, रिवीजन में हम एक बार अपने सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं, तो हमारा यहाँ पर पढ़ाई करने का, रिवीजन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो मैं कुछ एजम्पशन लेके चलता हूँ। पहली एजम्पशन जो है कि मैं मान के चलता हूँ कि आपकी सारी की सारी कोचिंग हैज बीन कंप्लीटेड, मतलब लास्ट के 3 महीने में आपकी कोई भी कोचिंग ना चल रही हो। ये मेरी पहली एजम्पशन है, ये मेरी पहली एजम्पशन है। सर अगर हमारी कोचिंग चल रही है तो हम क्या करें। देखो, इस टाइम पे कोचिंग चलाना मेरे हिसाब से एक अच्छा डिसीजन नहीं है। एग्जाम से, फाइनल लेवल पे खासकर एग्जाम से 3 महीने पहले आप लोगों की कोचिंग पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। सर अगर कोचिंग चल रही है तो क्या करें, बात मेरी फॉलो करना ध्यान से। अगर तो आपकी कोचिंग चल रही है, किसी भी सब्जेक्ट की कोचिंग चल रही है, मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि साहब वो ग्रुप अभी मत दो। सर ये क्या अजीब सी एडवाइस कर रहे हो। देखिए, बी प्रैक्टिकल, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो। सीए फाइनल लेवल है,
कोई छोटे मोटे एग्जाम्स नहीं है, सीए फाइनल लेवल है। आप सबको पता है कि सर कोर्स कंटेंट होता है बहुत ज्यादा। अगर इस टाइम पे आप कोचिंग चला रहे हो तो साहब 1 महीना कोचिंग खत्म करने में लगाओगे, फिर रिवीजन कब करोगे? और एक बार रिवीजन से काम नहीं चलता, कम से कम 2 बार रिवीजन हमें चाहिए होती है, और साथ में हमें मॉक टेस्ट भी देना होता है, तब जाके कोई एग्जाम्स क्लियर होते हैं। साहब ये सीए फाइनल है, मल्टीपल रिवीजन्स एंड टेस्ट, जब तक आप वो नहीं दोगे तब तक आपकी कोई भी आपका काम नहीं बन पाएगा। तो अगर आपकी कोचिंग चल रही है तो साहब कोचिंग को यहीं छोड़ दो, उस ग्रुप को छोड़ दो, अदर ग्रुप पे आ जाओ, अदर ग्रुप पे आ जाओ। फॉर एग्जांपल लेट अस से आपकी सीए फाइनल की ग्रुप 2 की डायरेक्ट टैक्सी कोचिंग चल रही है, डीटी की कोचिंग चल रही है, तो साहब अभी ग्रुप 2 छोड़ दो। डीटी अपने आप में पहाड़ सब्जेक्ट है, उसकी कोचिंग कंप्लीट करोगे, फिर उसको रिवाइज करोगे, टाइम ही नहीं मिल पाएगा, एग्जाम टाइम आ जाएगा। इस वजह से क्या होगा, सब प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, डर क्रिएट हो जाएगा, और दूसरा ग्रुप भी अफेक्ट हो जाएगा। तो अगर मान लो आपकी किसी भी ग्रुप में मतलब कोई भी सब्जेक्ट की कोचिंग चल रही है तो वो ग्रुप को छोड़ दो, दूसरे ग्रुप पे फोकस करो। तो अगर मान लो आपकी डीटी की कोचिंग चल रही है तो सब सेकंड ग्रुप को भी छोड़ दो, फोकस ऑन ग्रुप नंबर 1। तो सर क्या मैं डीटी की क्लासेस लेता रहूं? अब ये भी क्वेश्चन आएगा, सर आपने ये तो बोल दिया कि ग्रुप 2 छोड़ दो, ग्रुप 1 पे फोकस करो, तो सर मैं क्या डीटी की क्लासेस लेता रहूं? ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। अगर आप डीटी की कोचिंग लेते रहना चाहते हो तो साहब लेते रहो, कोचिंग लेते रहो, बाकी ग्रुप 1 पे फोकस करते रहो, ग्रुप 1 पे टाइम देते रहो। ठीक है जी। सर अगर मेरी कोचिंग लगा लो कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट है, 4-5 दिन में कंप्लीट होने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी 4-5 दिन और मैक्सिमम 1 हफ्ता, मैक्सिमम 1 हफ्ता बोला है मैंने, 1 हफ्ते से एक भी दिन ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 5 दिन में या 7 दिन में आप अपनी क्लासेस को कवर कर दोगे, क्योंकि सब वीडियो लेक्चर्स पे पढ़ते हैं, सब आजकल वीडियो लेक्चर्स पे का जमाना है, तो सर अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा टाइम दे देकर अपनी 5 दिन के अंदर अंदर कोचिंग को, जो अपनी क्लासेस बची हुई हैं उनको खत्म कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें भी ना थोड़ा सा रिस्क फैक्टर, प्रेशर बढ़ जाएगा, आपको टाइम बाद में ज्यादा देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप कर लो। वैसे 1 हफ्ता भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 5 दिन। अगर आप 5 दिन के अंदर इंक्लूडिंग आज का दिन इंक्लूड करके 5 दिन के अंदर अंदर आप अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो तो आप साहब बोथ ग्रुप्स के लिए चले जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर अभी तो मेरी क्लासेस बहुत सारी बची हैं, तो वो ग्रुप अभी छोड़ देना, फोकस ऑन फर्स्ट ग्रुप। सब जो निकलता है वो तो निकालो। अननेसेसरी लालच आ जाता है ना कि मैं बोथ ग्रुप्स निकालूंगा, कुछ नहीं होता उन चीजों से। जो हो चुका है, जो कवर कर चुके हो, एटलीस्ट वो तो कंप्लीट करके चलो, वो ग्रुप तो निकालो। ग्रुप 1 कंप्लीट है तो ग्रुप 1 तो निकालो, ग्रुप 2 फिर दे देना मई में, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आती है? तो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर आपको सोचना पड़ेगा, किसी की बातों में मत आना कि सब कोचिंग भी करते रहो, आपका निकल जाएगा, कुछ नहीं होता साहब। फाइनल लेवल है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बात होगी कोचिंग की। अगर तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कई सारे सब्जेक्ट हम सेल्फ स्टडी भी करते हैं, तो मैं ये एजम्पशन लेके चल रहा हूं कि एक बार आपने सब्जेक्ट को पूरा पढ़ लिया है, पूरा पढ़ लिया है। सर अगर मान लो ऐसा हो गया कि हमने एक सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी के लिए सोचा था और वो अभी हमने टच भी नहीं किया, तो क्या मैं अब उस पर टाइम दूं? मत देना, लीव दैट ग्रुप। अगर मान लो कि सर मैंने सारी सब्जेक्ट की कोचिंग ली थी और ग्रुप 1 में लॉ का पेपर है कि लॉ मैंने सोचा था सेल्फ स्टडी करूंगा, लेकिन अभी तक मैंने लॉ को टच नहीं किया, क्योंकि ऐसे कई सारे केसेस आते हैं सामने कि सर अभी तो मेरा एक सब्जेक्ट तो अनटच्ड है। फॉर एग्जांपल लॉ आपका अनटच्ड है, तो सर क्या मैं अब लॉ प्रॉपर तरीके से पढ़ूं? हो नहीं पाएगा भाई, हो नहीं पाएगा। कोर्स कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ये डिसीजन रहेगा, या मेरा ये एडवाइस आपको रहेगी कि अगर आपका लॉ अनटच्ड है तो सर ग्रुप 1 अभी मत दो, ग्रुप 2 की कोचिंग कंप्लीट है ना तो ग्रुप 2 दे दो। साहब ये गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं, मैंने भी अपने टाइम पे करी हुई है, मैं आपको बताता हूं। मई 2015 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, उसमें तो खैर मैं पढ़ाई नहीं ठीक से, ठीक है, वो मेरा ग्रुप निकल गया, रह गया मैं उस पेपर में। जब मैंने नवंबर में पेपर दिया ना, नवंबर में पता नहीं क्या मेरे ऊपर एक फितूर सा सवार हो गया था कि मुझे बोथ ग्रुप्स ही देने हैं, मुझे फाइनल के बोथ ग्रुप्स ही निकालने हैं। और मेरे 1-2 सब्जेक्ट ऐसे थे कि जो मैंने अभी तक पढ़े ही नहीं थे। इसका नहीं पढ़ा था मैंने, इसका का पेपर मैंने टच भी नहीं किया था। लॉ भी मैंने आधी अधूरी पढ़ी थी, लेकिन मैंने सोचा था कि यार कोई बात नहीं, अब टाइम है, अब मैं पढ़ाई भी कर लूंगा और बोथ ग्रुप्स निकालूंगा। नवंबर में बोथ ग्रुप्स भरे, अगेन आई फेल्ड, एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ मेरा। फिर मैंने कहीं जाके मई 16 में
बोथ ग्रुप्स दोबारा दिए तब मेरे क्लियर हुए। लेकिन साहब मुझे ये लगता है कि अगर मैं नवंबर में उस टाइम पे कोई भी एक ग्रुप करके चलता ना, एक ग्रुप पे फोकस करता, तो मैं नवंबर 15 में एक ग्रुप जरूर निकाल लेता। उस टाइम पे मैं एक ग्रुप जरूर निकाल लेता। तो वही चीज बात है कि साहब जो मैंने गलती करी है वो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप लोग रिपीट ना करो, ठीक है जी। तो अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट अभी तक छुआ नहीं है तो साहब वो ग्रुप छोड़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। फोकस ऑन अदर ग्रुप। तो ये दो असम्पशंस लेके हमने प्लानिंग बनाई है, ठीक है जी। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपकी कोचिंग कंप्लीट है और सेल्फ स्टडी करो तो एक बार सब कुछ कंप्लीट है। मतलब आपने 8 के 8 पेपर एक बार पढ़ लिया है, चाहे कोचिंग से पढ़े हो चाहे सेल्फ स्टडी से पढ़े हो। अब आपका रिवीजन टाइम है, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर टाइम कितना बचा है। आज 31 जुलाई है, आज का दिन मैं कंसिडर नहीं करा। आज का दिन आप प्लानिंग करो, अपनी अच्छे से प्लानिंग करो। 1 अगस्त टू 28 अक्टूबर, सर 1 नवंबर को पेपर आपका। 29, 30 और 31 3 दिन, 3 डेज। 29, 30 और 31 ये 3 दिन साहब आपको पेपर नंबर 1 एफआर में लगाने पड़ेंगे। ये 3 दिन आपको पेपर नंबर 1 एफआर में लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पहला पेपर अच्छा हो जाता है ना तो कॉन्फिडेंस अच्छा आता है। और एफआर इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। एफआर जो कि अकाउंट जिसे हम बोलते हैं वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसमें अगर आप मेहनत करो तो आप अच्छे नंबर लेके आ सकते हो, 70-80 मार्क्स भी लेके आ सकते हो। और एग्जामिनेशन तो आराम से आ जाती है, थोड़ा सा एफर्ट चाहिए होते हैं। तो लास्ट के 3 दिन आपको एफआर के लिए स्पेयर करने पड़ेंगे। 28 तक की प्लानिंग मेरे पास है, 1 अगस्त से लेकर 28 तक। तो इफेक्टिवली ये बनते हैं 89 डेज। अगर मैं इसको 14 to 15 आवर्स का स्टडी पीरियड निकाल के चलूं तो मेरे पास कितने घंटे बचते हैं? 1250 घंटे हैं मेरे पास। कल से 1 अगस्त से लेकर 28 अक्टूबर तक आई हैव 1250 आवर्स। अब देखो देखने में ज्यादा लगता है ना 1250 घंटे, लेकिन आपको पता भी नहीं लगेगा कब ये टाइम निकल जाता है। यही तो दिक्कत है, यही तो परेशानी है कि सर कोर्स कंटेंट इतना ज्यादा है, टाइम इतना ज्यादा लग जाता है चीजों में कि दिखने में लग रहा है कि 1250 घंटे तो बहुत है, पता भी नहीं लगेगा साहब, पता भी नहीं लगेगा कि कब निकल गए 1250 घंटे। और इसमें आप अच्छे से देखो, मैं कहने को ये भी कह सकता हूं 4 रिवीजन कर लो, 5 रिवीजन कर लो, नहीं सर, जो रिवीजन करो प्रॉपर तरीके से करो। तो मैंने आपके लिए बनाई है साहब 2 रिवीजन करो और मॉक टेस्ट दो, आराम से क्लियर हो जाओगे। 2 रिवीजन करो और मॉक टेस्ट दो, आराम से आप अपने एग्जाम को क्लियर करके चल सकते हो। लेकिन वो 2 रिवीजन ताबड़तोड़ रिवीजन होंगी, बहुत अच्छे से हम रिवाइज करके चलेंगे अपने कोर्स को, ठीक है जी। आइए जी, अब रिवीजन करनी किस तरीके से, ये मैंने कुछ आपके लिए शेड्यूल बनाया है, आप इसको फॉलो करना जरूर। देखो फर्स्ट रिवीजन ये आपकी डिटेल्ड स्टडी रहेगी अबाउट द सब्जेक्ट। देखो फर्स्ट रिवीजन करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, सेकंड रिवीजन करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। फर्स्ट रिवीजन आपने एक बार कोचिंग से पढ़ लिया या सेल्फ स्टडी से पढ़ लिया, अब आप रिवीजन कर रहे हो तो अब आपकी डिटेल स्टडी रहेगी अबाउट द सब्जेक्ट। आपको अच्छे से पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना है, आपको एक एक क्वेश्चन को देखना है। सारे क्वेश्चन सॉल्व मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सर जो मैं क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये पॉइंट अच्छा है तो वो एडजस्टमेंट सॉल्व कर लो, या हर सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर निकाल के रखो कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे कोई फायदा नहीं होता। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखने से भी काम बन जाता है। जैसे आप एफआर में कंसोलिडेशन का टॉपिक पढ़ रहे हो या अमैलगमेशन का टॉपिक पढ़ रहे हो, ये मैं बात कर रहा हूँ ओल्ड कोर्स वाले बच्चों की, तो साहब कंसोलिडेशन खाली देखने से काम नहीं बनेगा। कुछ क्वेश्चंस कंसोलिडेशन के आपको करके देखने पड़ेंगे, सो दैट आपका एक फॉर्मेट बन जाए, एक स्पीड आपकी तैयार हो जाए, वो करने पड़ेंगे। कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जहां पर लगता है कि सर ये एडजस्टमेंट परेशान करती है, वो एडजस्टमेंट को सॉल्व करके देखो, या कोई ऐसा क्वेश्चन ढूंढ लो जहां पर वो 2-3 एडजस्टमेंट जो आपको दिक्कत दे रही है वो एडजस्टमेंट मिली हुई हो, ऐसे क्वेश्चन करके चलो। तो फर्स्ट रिवीजन जो रहेगी आपकी वो डिटेल्ड स्टडी रहेगी। इसमें आपको क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई को रिवीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 80% टाइम और 20% टाइम। 80% टाइम आपका रहेगा मेन सब्जेक्ट पे और 20% टाइम आप डिवोट करके चलोगे अदर सब्जेक्ट पे। अगर मान लो सर आप 14 आवर्स की स्टडी निकाल रहे हो, अगर आप 14 आवर्स की स्टडी निकाल रहे हो तो मैं मान के चलता हूं कि 11 घंटे आप मेन सब्जेक्ट को दोगे और 3 घंटे आप अदर सब्जेक्ट को दोगे। सर 14 आवर्स ज्यादा तो नहीं है, 14 आवर्स बहुत ज्यादा नहीं है, निकल सकते हैं। अभी वो भी बताऊंगा कि कैसे 14 आवर्स निकल सकते हैं, आराम से निकल सकते हैं। 14 नहीं निकालो तो कम से कम 13 घंटे तो निकालो। 13 घंटे में क्या करना, 10 घंटे मेन सब्जेक्ट को और 3 घंटे अदर सब्जेक्ट को।
इससे क्या होगा ना कि आपका जो मेन सब्जेक्ट जो जिसमें आप ज्यादा टाइम दे रहे हो वो तो आपका कवर होगा ही होगा, साथ में क्या होगा कि जो आपका अदर सब्जेक्ट है वो भी थोड़ा थोड़ा टच में रहेगा। इससे क्या होता है ना, कई बार पूरे पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहो तो बंदा बोर हो जाता है, बच्चा बोर हो जाता है। तो क्या करो कि एक सब्जेक्ट को तो आप मेजर टाइम दे दो और अदर सब्जेक्ट को आप थोड़ा थोड़ा टाइम देकर चल सकते हो। कैसे? 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक 7 दिन का प्लान बनाया मैंने। पहली तारीख से लेकर 7 तारीख तक, यानी कि 7 दिन में आपको एफआर उठाना है एज योर मेन सब्जेक्ट और लॉ को आपको कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट रखना है। यानी कि 10 से 11 घंटे आप पूरे दिन में एफआर पढ़ रहे हो और 3 घंटे आप लॉ पढ़ रहे हो। इससे क्या होगा, 7 दिन में अगर आप 10-11 घंटे यानी कि 70 से 80 घंटे यानी कि 70 to 77 आवर्स तक आप एफआर पढ़ रहे हो तो साहब एफआर रिवाइज हो जाएगा, आपका आराम से रिवाइज हो जाएगा। 100 ना हो तो 80 to 90% तो हो जाएगा। और 3-3 घंटे लॉ पढ़ रहे हो ना तो सर लॉ में भी आपने कितने घंटे दे दिए, 20 से 25 घंटे दे दिए, 20 से 25 घंटे दे दिए, तो थोड़ा बहुत लॉ का भी पोर्शन आपका कवर होता चला जाएगा। फिर क्या करोगे आप, उसके बाद 8 से 14 अगस्त अगेन 7 डेज लॉ को मेन सब्जेक्ट बना दो और साथ साथ एसएफएम पढ़ते चलो। एसएफएम को कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट, यानी कि लॉ को 10 से 11 घंटे और एसएफएम को 3 घंटे। नहीं, क्योंकि एसएफएम इसलिए ऐड हो गया कि देखो लॉ 10 से 11 या पूरे पूरे दिन बोलो कि लॉ पढ़ते रहो, बोरी हो जाओगे, मजा नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा एसएफएम भी करते रहो, आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होता रहेगा। उसके बाद 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक, 15 से लेकर 21 तक एसएफएम को मेन बना दो, एसएफएम को मेन बना दो और साथ साथ ऑडिट पढ़ते चलो। ये बढ़िया प्लानिंग हो रही है। एसएफएम को मेन बना दो और साथ साथ ऑडिट पढ़ते चलो। और फिर 22 तारीख से लेकर 28 अगस्त तक, 22 तारीख से लेकर 28 अगस्त तक ऑडिट को मेन बना दो और पेंडेंसी मतलब अगर मान लो किसी भी सब्जेक्ट में आपका कुछ कुछ पोर्शन रह गए तो वो आप यहां पर ऑडिट के साथ कवर करके चल सकते हो। सर आप बोल रहे हो कि 1 से 7 तक, तो हमें क्या 7 तक ही कंप्लीट करना है? क्या मैं 8 तारीख लगा सकता हूं? बिल्कुल नहीं लगाना। इन डेट्स पे स्ट्रिक्ट हो जाना। ये जो डेट्स बता रहा हूं ना मैं, इन डेट्स पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाना। मतलब 1 से 7 बोला है तो सर 1 से 7 तक ही पढ़ना है, उसके बाद जितना हो गया छोड़ दो, जितना हो गया छोड़ दो। वही मैंने बताया कि अगर मान लो सर एफआर मेरा 80% ही कवर हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है, 20% रह गया ना, छोड़ दो, यहां पेंडेंसी में कवर कर लेना, यहां पर पेंडेंसी में कवर कर लेना। 7 दिन में पेंडेंसी में आप आराम से कवर करके चल सकते हो। एक देखो, हमेशा पढ़ाई फाइनल लेवल पे खासकर एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करनी चाहिए। एक अपने कोर्स कंटेंट को आज बैठ के आपको यही करना है। आपके पास क्या है भाई, पूरे दिन में अब आपको 8 के 8 सब्जेक्ट के बारे में लिखना है इन डिटेल। एक रजिस्टर बनाकर 8 के 8 सब्जेक्ट के बारे में लिख लो इन डिटेल कि इसमें मेरे को क्या क्या कोर्स, क्या क्या टॉपिक्स करके चलने हैं। इंपॉर्टेंस वाइज लिख लेना। आईसीआई की वेबसाइट पे आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज जरूर मिलेगी, वो वेटेज निकाल लो और उसके बाद इंपॉर्टेंस वाइज देखना। आई होप आप समझ पा रहे हो। जो आपको लगता है कि सर ये वाला जो टॉपिक है इसमें ज्यादा मार्क्स का आते हैं तो पहले वो कवर करके चलो। देखो वही मैं बता रहा हूं कि रिवीजन करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहता है और फर्स्ट टाइम पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहता है। दिस इज योर रिवीजन स्ट्रेटेजी, ये आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी है। तो अपने कोर्स कंटेंट को डिटेल में आज बैठ के 8 के 8 सब्जेक्ट में लिख लो और एक चेकलिस्ट ही बना लो कि मेरे को, फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि मेरे को कंसोलिडेशन करना है एफआर में, तो कंसोलिडेशन के आगे एक चेकलिस्ट बना लो कि इसमें मेरे को आरटीपी करने हैं, इसमें मेरे को आईसीआई के स्टडी मटेरियल करना है, जो भी मेरी रेफरेंस बुक है वो रेफरेंस बुक करनी है, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन करने हैं। ऐसे एक आपकी चेकलिस्ट तैयार हो जाएगी और साथ साथ टिक लगाते चलो, साथ साथ टिक लगाते चलो कि कंसोलिडेशन में मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। साथ साथ कवर कर लोगे तो सर काम बन जाएगा। कई बार क्या होता है कि बच्चा सोचता है कि सर अभी एक काम करता हूं कि मैं अभी अपनी रेफरेंस बुक को पढ़ता हूं और आरटीपी बाद में करूंगा, स्टडी मटेरियल बाद में करूंगा। वो बाद कभी नहीं आएगा, वो जीवन में बाद ही नहीं आता और बाद के चक्कर में बच्चा रह जाता है। तो सर डेफर मत करो, चीजों को डेफर करना छोड़ दो, साथ साथ कवर करते चलो, आपका काम बनता चला जाएगा। मैं किस तरीके से कर रहा हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो आपको चेकलिस्ट किस तरीके से बनानी है। मान लो आपने एफआर की चेकलिस्ट बना रहे हो, ठीक है। एफआर में आपने लिखा सर कंसोलिडेशन है, मेरे पास अमेलगमेशन है, मेरे पास जैसे इंडेस है, इंडेस 103, 106, 109 है, जो भी है, मतलब आपने एक चेकलिस्ट बना ली। अच्छा ये प्लानिंग जो है वो न्यू वर्सेस न्यू एंड ओल्ड कोर्स, दोनों कोर्स के लिए एप्लीकेबल है। न्यू कोर्स वाला भी बच्चा और ओल्ड कोर्स वाला भी बच्चा, इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं है, दोनों के लिए प्लानिंग एप्लीकेबल है। तो आपने यहाँ पर चेकलिस्ट क्या बनाई कि कंसोलिडेशन में आपने ऊपर लिख लिया कि मेरे को क्या क्या कवर करना है। मेरे को आरटीपी कवर करना है 3 अटेम्प्ट के, ये 3 अटेम्प्ट के आरटीपी लिखे आपने।
यहाँ पर लिखा कि मेरे को आईसीआई स्टडी मटेरियल करना है, अगर ओल्ड कोर्स का बच्चा है तो सब प्रैक्टिस मैनुअल भी करना है, मेरे को पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन भी देखना है और रेफरेंस बुक भी देखनी है। तो आपने एक चेकलिस्ट ही बना ली, कंसोलिडेशन पढ़ा, आपने देखा कि यार आरटीपी का ये क्वेश्चन भी हो गया, फिर आरटीपी का हो गया, फिर स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन भी देख लिया मैंने, पीएम भी देख लिया, और पास्ट एग्जाम के ऐसे ऐसे करके आपने चेकलिस्ट बनाते चले गए और टिक लगाते चले गए कि हाँ मैं क्या क्या कवर करता चला गया। इससे क्या होगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस क्या आएगा, यू विल गेन कॉन्फिडेंस दैट आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ कवर कर लिया, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, प्लानिंग में अब ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर रहेगी क्योंकि मैं डिटेल में प्लानिंग डिस्कस कर रहा हूं, तो साहब वीडियो को मत छोड़ना, बीच में पूरी अच्छे से सुन के जाना, आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा यहां से। ठीक है जी। तो हम कहां पर पहुंचे थे, इससे आप 28 अगस्त तक आपने, अब देखो हो क्या रहा है, 28 अगस्त तक अगर आप ध्यान दो तो सर 28 अगस्त तक मैंने ग्रुप नंबर 1 कर लिया, मैंने ग्रुप नंबर 1 कर लिया। क्या सर मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं बोथ ग्रुप्स की प्लानिंग कर रहा हूं, और क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि एफआर उठा लिया और साथ में ग्रुप 2 का कोई डीटी उठा लिया, एसएफएम उठा लिया और आईडीटी उठा लिया? जिंदगी में कभी मत करना ये चीज, गलती से भी ये गलती मत करना। दो नाव में पैर सवार रखोगे तो साहब गिर जाओगे, डूब जाओगे, होगा कुछ नहीं। ग्रुप वाइज पढ़ाई करके चलो और ग्रुप वाइज कवर करके चलो। कई बार क्या होता है साहब, मैं बोलूंगा नहीं ये चीज, लेकिन कई बार सिचुएशन खराब हो जाती है, मान लो हेल्थ साथ नहीं दे पा रही, या कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई, या कुछ भी एक्सवाइजेड प्रॉब्लम आ गई, तो सर अगर आपने यहां पर ग्रुप 1 कर लिया, उसके बाद आप नहीं पढ़ पाए, आपका टाइम वेस्ट हो गया, आप पढ़ाई नहीं कर पाए, टाइम नहीं दे पाए, तो एटलीस्ट आपके हाथ में एक ग्रुप तो है, आपके हाथ में एक ग्रुप तो है, आप एक ग्रुप कवर करके चल लो। और दो नाव में पैर सवार रखोगे तो साहब ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो ये चीज आपको करके चलनी है। उसके बाद 29 अगस्त से 29 अगस्त से 4 सितंबर तक फिर आप ग्रुप 2 का कॉस्टिंग उठा लो, ग्रुप 2 पे आ गया मैं, और साथ साथ आईडीटी करके चलो। अगेन वही चीज कि कॉस्टिंग को या एससीएमपीई जिसे हम न्यू कोर्स में बोलते हैं, कॉस्टिंग या एससीएमपीई को आप मेजर सब्जेक्ट बनाओ, 10 से 11 घंटे दूंगा, और 3-3 घंटे 2-3 घंटे आप आईडीटी पढ़ के चलो। सर ये 3 घंटे से कम कर सकते हैं, 2.5 से 3 घंटे तो देखो दो गई, फाइनल लेवल पे 2-2 घंटे में कुछ नहीं होता, 2.5 से 3 घंटे तो मान के चलते हैं एक बार स्लॉट होता ही होता है। तो कॉस्टिंग को मेन बना लिया आपने और आईडीटी को, देखो 7-7 दिन की प्लानिंग है ये। उसके बाद 5 सितंबर से फिर 11 सितंबर तक आईडीटी उठा लिया, मेन सब्जेक्ट बना लिया आईडीटी को, और इसका अगर ओल्ड कोर्स का बच्चा है तो इसका, और न्यू कोर्स का बच्चा है तो कोई भी इलेक्टिव पेपर जो उसने चूज किया हुआ है वो कवर करके चलो। उसके बाद 12 सितंबर से 18 सितंबर तक अगेन 7 दिन तक जो आपका इलेक्टिव पेपर या इसका था उसको मेन बना लो और साथ में डीटी को कवर करके चलो। और 19 सितंबर से 25 सितंबर तक डीटी को मेन बना लो, और कोई भी अगर आपकी पेंडेंसी रह जाती है, कोई भी टॉपिक आपका रह जाता है डेट की वजह से, जो डेट का आपने एक डेडलाइन बना रखी है उसकी वजह से आपका कोई टॉपिक रह जाता है, जैसे आपका लगता है कि सर आईडीटी मेरा अभी 10-15% रह रहा है, तो साथ में यहां पर कवर कर लो। सर अगर मान लो हम इस डेट के अंदर अंदर अपना कोर्स पूरा करते चले गए, तो मैं लास्ट में क्या करूं, 19 से 25 सितंबर तक डीटी के साथ साथ क्या करूं, सब कुछ मत करो, डीटी ही करो। मैंने लास्ट में वही सब्जेक्ट रखे हैं दोनों ग्रुप में जो अपने आप में हैवी हैं, जिनमें कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा है। अगर आप देखोगे आप सबको पता है कि सर डीटी का जो कोर्स है, डीटी का कोर्स है ग्रुप 2 में सर सबसे ज्यादा है, और ग्रुप 1 में ऑडिट का कोर्स सबसे ज्यादा है। तो डीटी और ऑडिट में लगता है टाइम, इसलिए मैंने उनको लास्ट में पेंडेंसी के साथ जोड़ा हुआ है। अगर सर पेंडेंसी रहती ही नहीं है या कम भी रहती है सर, इनमें ही आपका पूरा पूरा टाइम लग जाएगा और अच्छे से कवर कर लो ना। बात समझ में आती है? ये है आपकी फर्स्ट रिवीजन प्लान, दिस इज योर फर्स्ट रिवीजन प्लान। अगेन वही, आज बैठ के चेकलिस्ट जरूर बनानी है। सर अगर हम एक ही ग्रुप दे रहे हो तो क्या करूं? सर अगर एक ग्रुप दे रहे हो तो आप अपने प्लान को और कस्टमाइज कर लेना, अपने हिसाब से बना लो प्लान। एक ग्रुप दे रहे हो तो सर जो मैं आपको 8 पेपर की प्लानिंग बताइए उसको 4 में डिवाइड कर लो, 7-7 दिन की जगह आप 14 डेज के प्लान बना लो, ज्यादा टाइम है ना रिवीजन करने के लिए। आप ये भी कर सकते हो कि सर जो अभी मैं 2 रिवीजन बता रहा हूं, आप ग्रुप 1 अगर एक ग्रुप दे रहे हो तो सर 3 रिवीजन कर लो। सर अगर मैं पहले भी कई बार रिवीजन कर चुका तो अब 2 रिवीजन और कर लो भाई, जितनी, वही तो मैंने बोला ना, फाइनल लेवल पे जितनी रिवीजन करोगे उतना स्कोर अच्छा आता है। ठीक है, बताइए जी, दिस इज योर फर्स्ट रिवीजन प्लान। अब बात ये आती है
सर फर्स्ट खत्म हो गया हमारा 25 सितंबर तक। तो अब आप देखो कॉन्फिडेंस लेवल, अगस्त मतलब 25 सितंबर तक आपने दोनों ग्रुप्स रिवाइज कर लिए। 25 सितंबर आपने दोनों ग्रुप रिवाइज कर लिए और सब बड़ी आराम से रिवाइज कर लिए। आपने अपने आप को प्रेशराइज किया ही नहीं। मैंने 7-7 दिन दिए और सर 7-7 दिन कम नहीं होते, बहुत होते हैं 7-7 दिन। 7 डेज देखो 14 to 15 आवर्स की स्टडी तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा इस लेवल पे, फाइनल लेवल पे 14 आवर्स की जो स्टडी दोगे तो सर 7-7 दिन आपके लिए बहुत होते हैं और बड़ी आराम से आपके बोथ ग्रुप्स 25 सितंबर तक कवर होकर चल रहे हैं, एक बार रिवाइज होकर चल रहे हैं। देख लेना साहब, कॉन्फिडेंस स्काई हाई होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। अब बात ये आती है सर, अब उसके बाद हमारे पास आएगा सेकेंड रिविजन का टाइम। सेकेंड रिविजन, अब आपको टाइम 14 to 16 आवर्स लेके जाना है, 1-1.5 घंटा और बढ़ाना पड़ेगा। सर एग्जाम जैसे जैसे पास आते हैं तो अपने आप ही टाइम बढ़ना शुरू हो जाता है। फर्स्ट रिवीजन में मैंने ही नहीं बोला कि आप 16-16 घंटे पढ़ो, लेकिन साहब सेकंड रिवीजन आपको पता है कि एग्जाम से अब लास्ट 1 ही महीना रह गया है, तो अपने आप ही बच्चा टाइम डिवोट करने लग जाता है, ज्यादा से ज्यादा 16-16 घंटे निकाल देता है। अब रिवीजन करने का थोड़ा तरीका डिफरेंट है। अब आपको रिवीजन करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अब आपको शुरुआत कैसे करनी है रिवीजन में, आपको साहब नवंबर 2020 का जो आरटीपी है तब तक आ जाएगा, सेकेंड रिवीजन तक आ जाएगा, तो नवंबर 2020 का आरटीपी कर लेना। अमेंडमेंट्स करनी है, क्योंकि सर आरटीपी, अमेंडमेंट्स, केस लॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनमें से कई बार ज्यादा से ज्यादा पेपर पूछा जाता है। तो आरटीपी हो गया, अमेंडमेंट्स होगी, अमेंडमेंट खासकर डीटी की अमेंडमेंट्स, आईडीटी की अमेंडमेंट्स, लॉ में अमेंडमेंट्स है, कोई इंड एस में अमेंडमेंट्स है, कोई ऑडिट में अमेंडमेंट आ गई है, तो ये सब अमेंडमेंट्स होती हैं आपकी, वो अमेंडमेंट्स करो। खासकर डीटी, आईडीटी और लॉ में इंपॉर्टेंट केस लॉस पढ़ो, जो इंस्टीट्यूट रिलीज करता है आरटीपी के अंदर अंदर ही वो केस लॉस पढ़ो। जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे तो सर बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए तो सर जिससे भी आपने कोचिंग ली होगी उन्होंने शॉर्ट नोट्स कुछ प्रोवाइड करे होंगे, तो वो शॉर्ट नोट्स है आपके पास, वो कवर करके चलो। और साथ में ही फर्स्ट रिवीजन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर मार्क कर लेना। जैसे आप कंसोलिडेशन पढ़ रहे हो तो आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत आती है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिक्कत आती है, 5 को मार्क कर लो, 8 में दिक्कत आती है, 8 को मार्क कर लो, 15 में दिक्कत आती है, 15 को मार्क कर लो। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सेकेंड रिवीजन में दोबारा करके देखने हैं। सॉल्व कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व कर सकते हो सर एक बार गो थ्रू जरूर करना है, एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेना। तो आरटीपी, अमेंडमेंट्स, केस लॉज, शॉर्ट नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सर बार बार पूरा पूरा कोर्स नहीं पढ़ा जाता। तो वहां पर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने फर्स्ट रिवीजन में निकाले वो बहुत काम आ जाएंगे सेकंड में। सेकंड में फिर दोबारा आपको कुछ क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना है जो एग्जाम से एक दिन पहले काम आएंगे आपके। यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा मार्क कर लेना। मतलब सर फर्स्ट रिवीजन में आपने लेटर से 40 क्वेश्चन देखे, 40 में से आपने 20 क्वेश्चन निकाल लिए फॉर सेकंड रिवीजन। 20 तो मैंने ज्यादा ही बोलते हैं, वैसे 10-15 ही निकलते हैं। 10-15 आपने क्वेश्चन निकाल लिए फॉर सेकंड रिवीजन, तो सर 10-15 में से आप 5 क्वेश्चन निकाल लोगे फॉर थर्ड रिवीजन, जो आपने एग्जाम से एक दिन पहले जरूर देखने हैं, और वो हो भी जाते हैं। थर्ड रिवीजन एग्जाम से एक दिन पहले, ये रिवीजन का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। आपको थर्ड रिवीजन एग्जाम से एक दिन पहले वही आरटीपी दोबारा देखना है, अमेंडमेंट्स देखनी है, केस लॉस देखना है, ये तो सबसे पहले करने हैं। फिर आपके शॉर्ट नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये कवर करके चलने हैं सेकंड डिवीजन में, ठीक है। अब आती है सेकंड डिवीजन की बारी। देखो कैसे, 26 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक 3 दिन का टाइम दिया मैंने आपको, पूरा का पूरा एफआर रिवाइज करो, पूरा का पूरा एफआर रिवाइज करो। 26 से लग जाओ सुबह सुबह से 28 सितंबर तक पूरा एफआर रिवाइज करो, और 29 सितंबर को एफआर का मॉक टेस्ट दे दो। 29 सितंबर को एफआर का मॉक टेस्ट दो, सेम टाइम पे 2 से 5, सेम टाइम पे 2 से 5। तो कहने का मतलब है सर 26 पूरा दिन है मेरे पास, 27 पूरा दिन है, 28 पूरा दिन है, और 29 का 2 बजे तक का, मतलब 12 बजे तक अगर हम पढ़ाई करते हैं, 12 बजे तक ही पढ़नी चाहिए बेसिकली, तो 29 को मतलब बिल्कुल ये लगेगा जैसा आपका एग्जाम है, बिल्कुल उस तरीके से माहौल बना दो कि एग्जाम है। तो 29 को सुबह सुबह 4 बजे उठे और 12 बजे तक आपने अपने एफआर को रिवाइज करा, और 2 से 5 आपने एफआर का मॉक टेस्ट दिया। क्लियर? मॉक टेस्ट देने के बाद 1 घंटे का गैप देकर अपने मॉक टेस्ट को खुद ही चेक करो। सर मॉक टेस्ट कहां से देना है? इंस्टीट्यूट रिलीज कर देगा, अपनी वेबसाइट पे डाल देगा, सर आंसर भी डालेगा उसके। तो अपने सॉल्यूशंस को मॉक टेस्ट से वेरीफाई करो,
और अपनी गलतियां खुद ढूंढो। देखो क्या होता है, जब हम अपनी गलतियां खुद ढूंढते हैं ना, उसके बाद वो गलतियां रिपीट नहीं होती है, उसके बाद वो गलतियां रिपीट नहीं होती। तो गलतियां ढूंढ रहे हो, मॉक टेस्ट चेक करो, गलतियां ढूंढ रहे हो, और साथ साथ उन पॉइंट्स को रिवाइज करते चलो, उन पॉइंट्स को रिवाइज करते चलो। तो ये भी एक तरीके से रिवीजन ही हो रही है, और कुछ नहीं हो रहा। तो 29 तारीख का जो दिन आप दोगे, वो आधा दिन तो 12 बजे तक तो आपने रिवीजन करने को दिया, और 12 बजे के बाद आपने टेस्ट और अपनी इवैल्यूएशन में लगा देना है दिन। सर पढ़ाई ना करें उस दिन, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ो। मॉक टेस्ट करो, उसको चेक करोगे, चेक करने में टाइम लगेगा, गलतियां ढूंढोगे, गलतियों को रिवाइज करोगे, इन्हीं में टाइम लग जाएगा। देख लेना साहब कितनी अच्छी रिवीजन होगी आपकी। सीरियसली मैं यही चीज फॉलो करता था अपने टाइम पे। उसके बाद सेम आपको फिर रिपीट करना है। 30 सितंबर से अगेन 3 दिन 2 अक्टूबर तक आपने एसएफएम किया, फिर आपने 3 अक्टूबर को एसएफएम का मॉक टेस्ट दिया और उसको इवैल्यूएट किया, उसको चेक किया, और उसमें से गलतियां, मिस्टेक्स ढूंढी, और उन मिस्टेक्स को आपने क्या किया, उन मिस्टेक्स को आपने रेक्टिफाई किया। फिर 4 से 6 अक्टूबर तक आपने लॉ पढ़ी, और फिर 7 अक्टूबर को आपने लॉ का मॉक टेस्ट दे दिया। लॉ पढ़ने के बाद लॉ का मॉक टेस्ट दिया। सर थ्योरी के भी मॉक टेस्ट देने हैं। बच्चे क्या करते हैं, सर प्रैक्टिकल के तो मॉक टेस्ट दे देते हैं, थ्योरी के मॉक टेस्ट नहीं देते। नहीं साहब, जो इंपॉर्टेंस प्रैक्टिकल की है वो थ्योरी की भी है, थ्योरी के भी मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। फिर ऐसे ही 8 से 10 अक्टूबर तक आपने ऑडिट पढ़ा, 11 अक्टूबर को ऑडिट का मॉक टेस्ट दिया। फिर 12 से 14 अक्टूबर तक कॉस्टिंग पढ़ी, फिर कॉस्टिंग का मॉक टेस्ट दिया। फिर 16 से 18 अक्टूबर तक इसका पढ़ी, इसका का मॉक टेस्ट दिया। 19 को आपने इसका का मॉक टेस्ट दे दिया। फिर 20 से 22 अक्टूबर तक डीटी पढ़ी, फिर 23 को डीटी का मॉक टेस्ट दे दिया। फिर 24 से 26 अक्टूबर तक आईडीटी पढ़ी, और 27 तारीख को आपने आईडीटी का मॉक टेस्ट दे दिया। ये एक आपका सेकंड रिवीजन प्लान है, इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट। यहां पर आपके मॉक टेस्ट भी कवर हो गए, ये कर लेना। और फिर देखना साहब कोई दिक्कत नहीं आती है किसी भी तरीके की। जो बच्चे बोलते हैं ना सर कोर्स नहीं पूरा होता, हम टेस्ट नहीं दे पाते, हम रिवाइज नहीं कर पाते, बहानेबाजी है वो, बिल्कुल बहानेबाजी है। गलती तो साहब क्या है कि बच्चा पढ़ता ही नहीं है ठीक से। सीरियसली बता रहा हूं, बच्चा नहीं पढ़ता ठीक से। अरे प्लानिंग बनाओ ना, स्ट्रैटेजी बनाओ, फिर देखो कौन पेपर रोकता है, आराम से निकलते हैं पेपर, अगर आपने प्लानिंग के साथ प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करी है। ठीक है जी। और देखो सर 27, मैंने 28 तारीख की डेट बोली थी, 27 अक्टूबर तक ही आपकी 2 रिवीजन भी होगी और मॉक टेस्ट भी हो गया। इतना ही कर लोगे ना साहब, आराम से आपके एग्जाम निकलेंगे। और 28 तारीख का आपका बफर डे है। इस बफर डे में आप कुछ भी करो साहब, अपने कोई चीजों को रिवाइज करना है वो रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत परेशानी है, कोई गलतियां हैं वो गलतियां रेक्टिफाई कर लो, कुछ भी करो साहब। और फिर भी कुछ नहीं बचता साहब, रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक दिन रिलैक्स कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपके 27 तक सारी चीजें ठीक है। ये मैंने बफर डे इसलिए छोड़ दिया, कई बार क्या होता है कि सर किसी दिन तबीयत खराब हो गई है, तो वो यहां पर आपका बफर डे ऐड होगा, यूज होगा। ठीक है जी, ये एक आपकी प्लानिंग बनती है। कवरेज के लिए वैसे मैंने चेकलिस्ट में बता ही दिया था कि आपको आईसीए का स्टडी मटेरियल जरूर करना है। जो भी आपकी रेफरेंस बुक है वो रेफरेंस बुक तो आप देखोगे। पास्ट 3 से 4 अटेम्प्ट के आरटीपी जरूर करने हैं, यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। आईसीए स्टडी मटेरियल जरूर करना है, इससे क्वेश्चन आता है। रेफरेंस बुक आपको पढ़ने में मदद देती है। अगर आप ओल्ड कोर्स के बच्चे हो तो साहब प्रैक्टिस मैनुअल देखना, प्रैक्टिस मैनुअल से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आते हैं, जरूर करना। और पास्ट 3 से 4 एग्जाम के भी क्वेश्चन आपको करके चलने पड़ेंगे। ये चीज आपको साथ साथ पहली रिवीजन में ही करती है। सिर्फ एक आरटीपी नवंबर 20 होगा जो अभी आपके पास नहीं आया है, वो आपका सेकंड रिवीजन में यूज होगा। बाकी ये सब चीजें आपको फर्स्ट रिवीजन में करके चलनी है। वही मैं बता रहा हूं कि आज बैठ के 8 सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्ड सिलेबस लिखो। मेरी एक हमेशा आदत थी, मैं जब भी सब्जेक्ट पढ़ता था मैं पहले उसका पूरा सिलेबस लिखता था और अपनी चेकलिस्ट बनाता था। देखो सिलेबस लिखने से ना आपके माइंड में चीजें आ जाती है कि अच्छा मेरे कोर्स में कंटेंट क्या क्या है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई हो जाती है। सिलेबस नहीं लिखोगे, सब अनऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई करोगे। अनऑर्गेनाइज तरीके से फाइनल लेवल की पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, ये कुछ मैंने जो मैं फॉलो करता था चीजें वो मैं आपको बता रहा हूं। फाइनल लेवल पे खासकर देखो मैं 4 बजे, लास्ट 3 महीने में 4 बजे ही उठता था। वैसे तो मेरी शुरू से ही आदत मॉर्निंग पढ़ने की है। कुछ बच्चे क्या होता है कि सर लेट नाइट पढ़ना पसंद करते हैं, पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं लेट नाइट, लेकिन लास्ट के 3 महीने में अब आपको अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि साहब अर्ली मॉर्निंग जो पढ़ाई होती है वो लेट नाइट नहीं होती, ये सच्चाई है, ये सच है बिल्कुल। अर्ली मॉर्निंग जो आपकी रिटेंशन पावर होती है ना, जिसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, वो रिटेंशन पावर आपकी लेट नाइट नहीं होती।
लेट नाइट डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं, अर्ली मॉर्निंग कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है। तो आदत डालो सुबह सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की। 3 महीने में मेरी बात मान लो, ये 3 महीने मेरी बात मान लो, साहब आराम से निकलेंगे आपके एग्जाम। ठीक है, किस तरीके से? 4 से 4:30 बजे उठे, ठीक है, आधा घंटा आपने अपने आप को भाई फ्रेश करा, रेडी हुए, ब्लैक कॉफी भी बना ली और ग्रीन टी बना ली, जो भी आप पीना चाहो पी लो। फिर 4:30 से 8:30 बजे आपने एक स्टडी स्लॉट निकाला 4 घंटे का। 4 घंटे का सर, ये 5-5 घंटे भी निकलता है, 6-6 घंटे भी निकलता है, लेकिन स्टिल मैं बोल के चलता हूँ 4 घंटे निकालो। अगर आप अपनी प्लानिंग बनाओ 5-6 घंटे एक बार में पढ़ना चाहो तो सुबह सुबह के टाइम में तो निकल जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह स्पीड फास्ट होती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, तो सर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकलती है। फिर भी मैंने मान के चला कि 4 घंटे अगर हम पढ़े, एक आइडियल टाइम है। उसके बाद 1 घंटे का आपने गैप लिया 8:30 से 9:30, जिसमें आपने नहाना धोना कर लिया, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। फिर 9:30 से 12:30 फिर आपने स्टडी स्लॉट नंबर 2 निकाला, अगेन 3 घंटे का स्लॉट निकाला। फिर उसके बाद 12:30 से 2 बजे तक, 12:30 से 2 बजे तक आपने लंच वंच किया, 15-20 मिनट लंच में किया। उसके बाद आप 1-1.5 घंटा सो भी सकते हो। यहां पर आप 1-1.5 घंटा मैं आपका स्लीपिंग टाइम भी दे रहा हूं आपको, यहां पर आप सो सकते हो, स्लीपिंग टाइम 1 से 1.5 घंटा आप आराम से यहां पर सो सकते हो। फ्रेश हो जाता है माइंड, 1-1.5 घंटा सोओगे, माइंड रिलैक्स हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। उसके बाद फिर उठने के बाद अगर आपको 2 से 6 बजे तक 4 घंटे का स्लॉट निकालना है, क्योंकि नींद से उठने के बाद हमारी स्पीड फिर बढ़ जाती है। स्टडी स्लॉट नंबर 3 निकालना है, ठीक है। फिर 6 बजे से लेकर 7, 7:30 तक, साहब ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलैक्स करो, मेडिटेट करो, इवनिंग वॉक करनी है इवनिंग वॉक करो, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो, साहब बहुत जरूरी है। फैमिली टाइम दो, आधा पौना घंटा 1 घंटा डिनर करो, डिनर करते करते फैमिली टाइम दो। तो ये 6 बजे से लेकर 7, 7:30 तक ये सब जरूर करना, रिलैक्स करना, फैमिली टाइम देना, डिनर करना। जल्दी डिनर कर लोगे अच्छा रहता है, शरीर के लिए, बॉडी के लिए अच्छा रहता है। टाइम से डिनर करना। सर हमें तो आदत नहीं है 7, 7:30 बजे खाना खाने की, डालो ना आदत, डालो आदत। जितनी लेट खाओगे ना उतना ज़्यादा आलस आता है बॉडी में और शरीर भी खराब होता है। टाइम से खाओगे सर सब कुछ अच्छा रहता है, बॉडी भी फिट रहती है। जितनी फिट बॉडी रहेगी उतना माइंड भी आपका तेज चलता है, ठीक है। तो ये 1-1.5 घंटा आपको रिलैक्स करना है, फैमिली टाइम देना है, डिनर करना है। फिर उसके बाद 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, या 10 बजे तक भी कर सकते हो, 10, 10:30 जितनी भी आपकी बॉडी अलाउ करे, तो स्टडी स्लॉट नंबर 4 निकालना 3 घंटे का। इसमें जो मैंने आपको अदर सब्जेक्ट बताया था ना, वो अदर सब्जेक्ट कर सकते हो। मतलब आप पूरे दिन एफआर पढ़ रहे थे, यहां पर आप लॉ पढ़ सकते हो, यहां पर आप लॉ पढ़ सकते हो। वही अगेन बात आ गई 10, 10:30 मतलब 2.5 घंटे 3 घंटे जो भी आप पढ़ना चाहो। कई बार क्या होता है कि माइंड नहीं चल रहा सर, 2.5 घंटे में थक जाता है, कोई बात नहीं 2.5 घंटे पढ़ लो। कई बार स्पीड ज्यादा होती है, 3 घंटे निकल जाता है, हमें पता नहीं लगता, तो 3 घंटे पढ़ लो, लेकिन पढ़ो जरूर, टाइम खराब नहीं करना। और रात को कई बार क्या होता है ना, माइंड रिलैक्स नहीं होता, तो सर 10 बजे तक ही पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आधा घंटा जल्दी सो जाओ, कोई बात नहीं। कई बार माइंड को ज्यादा नींद की जरूरत पड़ती है, सब बॉडी तो है, ह्यूमन बीइंग की तो है, बॉडी कभी एक जैसे वर्क नहीं करती, हम कोई मशीन नहीं है, ह्यूमन बीइंग है। कई बार प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकलती है, कई बार कम निकलती है, नेचुरल सी चीज़ है, उन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। तो उसके बाद चाहे 10 बजे आप पढ़ाई उठ करके उठ रहे हो, चाहे 10:30 उठ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है साहब। आधा घंटा आपको अगले दिन की प्लानिंग करनी है, अगले दिन लिख लो साहब, मेरे को अगले दिन ये चीज़ें करके देखनी है। प्लानिंग करो, लिखो, हमेशा एक रिटर्न प्लान बनाओ कि नेक्स्ट डे मैं एफआर और लॉ पढ़ रहे हो लेटर से, तो मैं एफआर में अगले दिन ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, इसके ये क्वेश्चंस मेरे को जरूर देखने हैं। अगर आपका लास्ट डे कुछ चीज रह गई थी तो वो लिख लो कि सबसे पहले मेरे को ये करना है। अगर आपको लगता है कंसोलिडेशन के 5 क्वेश्चन रह गए, तो आप लिख दो कि सबसे पहले कंसोलिडेशन के वो 5 क्वेश्चन देखने हैं, उसके बाद आगे बढ़ना है। दिस इज योर प्लानिंग। आधा घंटा प्लानिंग पे जरूर दो और 11 बजे से आप सो जाओ, माइंड को रिलैक्स करके बिल्कुल सो जाओ। कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं, फोन को ऑफ करो, अलार्म लगा लो बस, उसके बाद सो जाओ। व्हाट्सएप, फेसबुक, सब इन चीजों को छोड़ दो 3 महीने एटलीस्ट। इन चीजों को यूज करो रिलैक्स वाले टाइम पे। जो मैंने 6 से 7:30 बताया तब आप यूज कर सकते हो, जो मैंने दिन का टाइम बताया तब आप यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं। इनका एडिक्शन नहीं देना, इनको मिनिमाइज करना है, कम से कम यूज करना है, ठीक है। 11 बजे सोओगे, सुबह 4 बजे उठोगे, 5 घंटे की स्लीप तो ये होगी, 5 से 5.5 घंटे की। उसके बाद 1-1.5 घंटा मैंने आपको यहां भी दे दिया, तो वही 6 से 6.5 घंटे की स्लीप आपकी निकलती है, मोर देन सफिशिएंट है।
एट फाइनल लेवल इतने में आपका काम बन जाता है। क्लियर है? चलो, तो ये मेरी कुछ एडवाइस थी आपको अबाउट फाइनल की तैयारी हम लास्ट के 3 महीने में किस तरीके से करके चले। सब वीडियो जरूर लंबी है, लेकिन इस वीडियो को पसंद आती है तो सब जरूर लाइक करना। आई होप जरूर आपको पसंद आएगी, तो इसको लाइक करना और इस स्ट्रैटेजी को, इस प्लानिंग को अपने सभी फाइनल के दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चाहे वो ओल्ड कोर्स का हो चाहे वो न्यू कोर्स का हो। मेरे चैनल पे नहीं है तो साहब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कंटेंट को देख के मेरे चैनल से नहीं मत भागना कि सर ये आप तो इंटरमीडिएट और फाउंडेशन कराते हो, फाइनल के तो आप डालते नहीं चीजें। सब फाइनल में शुरू करूंगा, अगले साल से शुरू करूंगा, लेकिन मैं फाइनल की तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में वीडियोस बनाता रहूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक फाइनल के सब्जेक्ट वाइज सीरीज बनाने वाला हूं कि एफआर कैसे पढ़े, लॉ कैसे पढ़े, ऑडिट कैसे पढ़े, इनके बारे में भी मैं जल्दी एक वीडियो सीरीज आपकी निकालने वाला हूं। तो डू सब्सक्राइब द चैनल, सब चैनल से जुड़े रहिएगा। कोई भी परेशानी आती है, फील फ्री टू टॉक टू मी, आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दूंगा। एक मैंने फाइनल लेवल का ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना रखा है, तो अगर आप मेरे उस ब्रॉडकास्ट ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो मेरा नंबर है 9717175748। ये मेरा फोन नंबर है, पर्सनल नंबर है मेरा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नेम और अपना अटेम्प्ट बता के, और अपनी फाइनल लेवल के ही होंगे तो बेसिकली, तो मैं आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दूंगा। ब्रॉडकास्ट में होगा क्या, कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी तो वो लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपको भेजता रहूंगा। कई सारी चीजें मैं शेयर करता रहता हूं, तो वो चीजें आपको मिलती चली जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप भी है मेरा फाइनल लेवल का, तो वो टेलीग्राम चैनल है मेरा बेसिकली, तो उस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर देना, उस चैनल में जुड़ जाइएगा। वहां पर भी मैं कुछ ना कुछ अपडेट्स डालता चला जाता हूं। ठीक है जी, तो ये मेरी प्लानिंग थी अबाउट सीए फाइनल नवंबर 2020। तो आई होप आपको ये प्लानिंग अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो साहब इसे फॉलो करो और अपने परिवार का, अपने पेरेंट्स का और अपने कलीग्स का नाम रोशन करो, और एग्जाम को नवंबर में निकाल के ही रहो। ठीक है जी, चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।